प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तनु, गगन, शुभम, प्रियंका, रोहित, सुमित यादव, तनु कुमारी, अनुराग कुमार, कैसे हैं भाई आप सभी? बढ़िया चल रही है आप सबकी तैयारी? चलिए, तो दोस्तों आज की आप एंड प्रज्ञान कैसे हैं? तो मैं भी ठीक हूँ बच्चों। और अभी तो प्रज्ञान आज डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, बाकी मैं आपको मिलवाऊंगा फिर 1-2 दिन में। अभी मैं घर आया हूँ आज, तो 1-2 दिन में उसको मिलवाऊंगा आपसे। दोस्तों आज की क्लास का पहले टॉपिक देख लो। टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और 110% आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात करता हूं तो केंद्र के बिना राज्य चल नहीं सकते। कोई भी राज्य अपनी मर्जी नहीं चला सकता। आपको राज्य को केंद्र से पूछकर ही चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। जैसे कि क्या केंद्र सरकार से राज्य सरकार को अलग हटने की अनुमति है? आप बताओ, क्या केंद्र सरकार से राज्य सरकार को अलग हटने की अनुमति है? बोलो यस या नो। आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को अलग हटने की अनुमति नहीं। दोस्तों केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को पैसा देती है, यानी कि जो राज्य सरकार है इसके पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है? आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 1 रुपए की भी बात है तो बच्चों 1 रुपया भी कहां से आता है? अगर सिर्फ एक सिंगल रुपए की बात है तो ये सिंगल रुपया भी कहां से आता है बच्चों? बता सकते हैं आप? अगर मैं सिर्फ एक सिंगल रुपए की बात कर रहा हूं, ये सिंगल रुपया कहां से आ रहा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सिंगल रुपया भी मेरे प्यारे साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। अब दोस्तों इनके बीच कितने रिलेशन होते हैं पहले वो देखिएगा जरा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? पहला रिलेशन, अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूं तो विधायी संबंध। दोस्तों यही आपको पढ़ना है और यही इंपॉर्टेंट है बस। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है? बोलो यस या नो। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है? यस या नो में जवाब दो। नहीं, आज 9 से 10 वाला नहीं हुआ बेटा, 1 वीक नहीं होगा। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है? तो आपका जवाब आएगा यस, जी सर बना सकती है। और ये भी मैं आपको पहले बता दूं, बीच में क्लास 30 मिनट के बाद मैं कभी भी बंद कर सकता हूं। आज थोड़ी तबीयत और हॉस्पिटल जाना है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैंने ली। मैंने बच्चों की 30 मिनट क्लास ले लेता हूं, बाद में चला जाऊंगा हॉस्पिटल, क्योंकि आज प्रज्ञान का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों पहला काम तो होता है विधायी कार्य, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बना सकती है। और दूसरा आपका होता है प्रशासनिक संबंध, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में बड़े अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है ना। और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध का मतलब क्या होता है? इसके लिए आपको पढ़ना होगा वित्त आयोग। इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा बच्चों? इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा? वित्त आयोग पढ़ना होगा, वित्त आयोग। बच्चों आंख से आंसू आ गए आपकी इस बात को सुनकर, जब बच्चों ने ये कमेंट्स करा कि गुरुजी आप चले जाओ, हम पूरे वीक का रिवीजन कर लेंगे। आप जितना मेरे बारे में सोचते हो मैं भी आपके बारे में उतना ही सोचता हूं। बच्चों जब आपने ये बात बोली ना कि गुरुजी आप हॉस्पिटल चले जाओ, हम अपना रिवीजन कर लेंगे, सीरियसली आज मुझे लगा कि वास्तव में मैं एक अध्यापक बन के नहीं, मैं एक भाई बहन कर पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। ये मेरी प्यारी बहन और प्यारे भाई मुझसे पढ़ रहे हैं। आज आपने भाई बहन जो वाला प्यार से दिखाया ना, उसके लिए लव यू यार, दिल जीत लिया बच्चों आपने। एक टीचर के समक्ष आप लोग खुद बोल रहे हो गुरुजी क्लास छोड़ दो, लेकिन मैंने कल बोला था आपसे कि भाई मैं आज आपकी क्लास लेने नहीं आऊंगा, बोला था आपसे। लेकिन अभी मम्मी बोली कि आधे घंटे बाद जाएंगे, तो हम आधे घंटे आपकी क्लास लेकर जाएंगे, बिना क्लास ले नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो। अब दोस्तों सबसे पहले एक बात बताओ, क्या हमारे भारत में जो जुडिशियरी सिस्टम है उसको अलग अलग किया गया है? क्या हमारे भारत में न्यायिक क्षेत्र को भी बांटा गया है? यस या नो। क्या हमारे भारत में रानी देवी न्यायिक क्षेत्र को बांटा गया? जैसे कि हाई कोर्ट वाले बस मर्डर केस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले सिर्फ जो बड़े केस होंगे जैसे केंद्र राज्य के बीच झगड़ा हो गया वो देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई चोरी वोरी का केस देखेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना बच्चों।
हमारे भारत में एक ऐसी पावर है जिसका कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। हमारे भारत में एक पावर ऐसी है जिसका कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया बच्चों, और वो पावर कौन सी है? नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो बच्चों, न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा नहीं किया गया है। समझ रहे हो ना? ये ऐसा नहीं किया गया कि भाई मर्डर केस को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ठीक है बात साथियों, ये ध्यान रखना। अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप एकीकृत है। आप एक बात बताओ, जब मैंने आपको कोर्ट पढ़ाया था तो इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, बोलो यस या नो? जब मैंने आपको कोर्ट पढ़ाई थी तो इस प्रकार का डायग्राम बनाया था, और इस डायग्राम में मैंने ऊपर लिखा था कि ये है यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये ऊपर है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। कहा था मैंने आपसे, ये मैंने आपसे कहा था ना बच्चों कि सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये मैंने आपसे बोला था ना कि बच्चों यहाँ पे कोई कोर्ट वोट नहीं होता है, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब इनका कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है, समझ रहे हो ना? थैंक यू पुलकित भैया, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे भाई। तो दोस्तों हमारे भारत में इनका कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है कि आप मर्डर केस देखोगे, हम अगर राज्य राज्य की लड़ाई होगी वो देखेंगे, नहीं, हम दोनों बराबर केस देखेंगे, आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ना है, और वह है क्या? वित्तीय आपका विधायी संबंध। हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट पढ़ना है, और ये पॉइंट बेटा कहां से शुरू होता है? भारतीय संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। आज मैं आपकी माइंड कैपेसिटी देखना चाहूंगा कैसी है, आज मैं आपकी माइंड कैपेसिटी देखना चाहूंगा कैसी है। जरा देखना बच्चों, मैं एक पॉइंट तुम्हारे सामने लिखूंगा, एक पॉइंट तुम्हारे सामने लिखूंगा, इसे पढ़ के बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं है। इसे पढ़ के बताओ बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? बोलो साथियों, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका? बताइए दोस्तों। आपको हमने एक बात बताया था, आपको हमने एक बात बताया था कि हमारे भारत का, अगर मैं बात करता हूं, हमारे भारत का जो टोटल एरिया है, उस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो है बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। कहा था आपसे मैंने, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों हमारे भारत में कुछ स्टेट कितने हैं, तो वो स्टेट है 28। अगर मैं आपसे कहूं यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो आप कहोगे 8। यहां तक क्लियर है सब कुछ? इस पूरे एरिया के लिए, इस पूरे एरिया पर, पूरे एरिया पर 28 राज्यों के लिए, 8 यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि संसद को इतनी पावर दी गई है, इतनी पावर दी गई है कि वो जब चाहे किसी राज्य का नाम बदल सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनो, संसद क्या कर सकती है? किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। बोलो हां या ना? मैंने पढ़ाया था आपको कि संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है या सीमा घटा सकती है, मतलब एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है। संसद एक ही राज्य से 2 राज्य बना सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। जैसे कि क्या हुआ बच्चों? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। बात क्लियर हो गई? मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको बताना था बेटा ये वाला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश से क्या बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, भैया हो गया भैया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, है ना? तो बच्चों ये सारे काम होंगे किस आर्टिकल के द्वारा? अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो साथियों आर्टिकल नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात पार्लियामेंट पावरफुल है। हमारे भारत में पावरफुल कौन है बच्चों? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना धीरज, लेकिन हमारे भारत में पावरफुल कौन है? अरे बताओ ना। हमारे भारत में सिर्फ पावरफुल है तो वो है पार्लियामेंट। वो कौन बच्चों? वो है पार्लियामेंट। यानी कि हमारे भारत में सिर्फ पार्लियामेंट पावरफुल है, यानी कि प्रधानमंत्री जी जो चाहें वो हो सकता है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत में जो आपकी लेजिस्लेचर होती है, जो विधानमंडल होती है, उसे कोई नहीं पूछता। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 245 आर्टिकल में क्या लिखा है। 245 आर्टिकल में ये लिखा है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र,
हमारा क्षेत्र है कितना, मैंने इसलिए पहले क्षेत्र लिखा है। हमारे भारत का क्षेत्र है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है बिना किसी से पूछे। तो अब आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गई। एक तो ये कि भारत का एरिया कितना है, एरिया क्लियर हो गया। आपसे पूछे स्टेट ये कितना है, आपसे पूछे यूनियन टेरिटरी कितनी है। और दोस्तों इसके, अच्छा एक बात और बताओ, अगर किसी बात को लेकर मैं अगले पेज पर आपको बता रहा हूं, किसी बात को लेकर यहां स्टेट गवर्नमेंट, आप बताओ बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इन दोनों ने किसी एक विषय पर रूल बना लिया, तो बच्चों ये बताओ जब वो लागू होगा, अप्लाई होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होगा या यूनियन गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होगा? बोलो भैया। मोहम्मद मिजान, बिल्कुल उन्हें लगाकर है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। अगर किसी कारणवश स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया और यूनियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया, दोनों के सेम रूल है और एक रूल अप्लाई होना है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट का। कौन सा होगा? यूनियन गवर्नमेंट का। अगर किसी बात को लेकर, अब अगला सवाल बताओ, अगर किसी बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो बात किसकी मानी जाती है? जब फैसला आता है तो बात किसकी मानी जाती है? तब भी बच्चों आप स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, तब भी किसकी बात मानोगे? यूनियन गवर्नमेंट की। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में जो पावरफुल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है। हमारे भारत में जो पावरफुल है वो केंद्र सरकार है। इतना तो अब आप लोग समझ गए होंगे, बच्चे को इस बात को पता चल गया होगा कि हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो कुछ सब कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई कुछ नहीं पूछता। ठीक है, चलो अगला देखिए बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 246, जरा पढ़ो बेटा इसको, पहले पढ़ो। आज तुमसे पढ़वाऊंगा सारी चीज। अभिषेक, आज तुमसे पढ़वाऊंगा सारी चीज, जरा पढ़ो इसको पहले एक बार। 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। पढ़ो बेटा एक बार इसको। देखो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आपको पता होगा उस समय जो अनुसूची हुआ करती थी, वो अनुसूची कितनी थी? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर कितनी अनुसूची थी? तो बच्चों आप लोगों का जवाब आया सर उस समय पर 8 अनुसूची थी। इन्हीं को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो 8 थी, उसमें से जो 7वीं शेड्यूल थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब भारत आजाद हो गया, अब भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? एक बच्चा कह रहा सर प्रेजेंट में कितनी है? तो बेटा प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट में 12 है, वो बताऊंगा बाद में। अगर मैं बात करूं तो यह कहा गया था कि अब देश के लिए कानून कौन बनाएगा, तो कानून के आधार पर 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में बांट दिया। और वो पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था बच्चों यूनियन लिस्ट। दूसरा है स्टेट लिस्ट, और तीसरा आता है बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार की लिस्ट हैं। आप समझ गए ना? आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ, तो विषय को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं बच्चों? अभी आपको बताया गया कि ये आपका संघ सूची है, ये आपकी राज्य सूची है, ये आपकी समवर्ती सूची है। ये बात आप याद रखना बच्चों। अब बात ये थी कि सर अच्छा कलर चेंज करो, कलर नहीं दिख रहा? ओके, आप कहोगे जैसा कहोगे वैसा कर लूंगा, बस मेरे पास समय का अभाव है आज। तो देखो बच्चों, ये संघ सूची अब क्लियर है बच्चों, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये क्लियर कर लो दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, पहले सुनिएगा। देखिए हमारे भारत में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। हमारे भारत में
कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून तुम अंदर आ जाओ, इसको छोड़ दो। चलो बच्चों, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी होगी। अगर मैं बात करता हूं सर ऐसे एक एक दो दो विषय बता दो, ऐसे एक एक दो दो विषय बता दो जिन पर कानून हमारी केंद्र सरकार बनाती हो। और वो केंद्र सरकार कौन से कानून बनाती है, बैठ जाओ देख लो कौन कौन से कानून बनाती है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं तो केंद्र सरकार की जब बात की जाती है तो सबसे पहले आप लिखेंगे आर्मी। भाई आपने कभी सुना ऐसा कि यूपी की आर्मी, या तुमने सुना है बिहार की आर्मी, तुमने सुना हो राजस्थान की आर्मी, तुमने सिर्फ एक वर्ड सुना होगा इंडियन आर्मी। समझ रहे हो ना। अगर आपसे वो पूछता हो मेरे प्यारे साथियों, आपसे वो कहे पुलिस, तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपने पुलिस कभी भारत की पुलिस नहीं सुनी होगी, तुमने इंडियन पुलिस नहीं सुनी होगी, तुमने सुना होगा हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस। जबकि यहीं पर डाउट हो गया है, जो दिल्ली पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, छोड़कर दिल्ली पुलिस को। तो यहां पर मैं दिल्ली पुलिस और लिखूंगा बच्चों, यहां पर दिल्ली पुलिस और लिखी जाएगी। तो दिल्ली पुलिस पर जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब किसी ने कहा तो था केजरीवाल से एक दिन कि तुम हमारी चिंता छोड़ो, तुम्हारे अंडर तो दिल्ली पुलिस नहीं आती है, हमारी तो तुम तब बात करोगे। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री इन पर कोई अपना रूल रेगुलेशन नहीं चला सकते हैं, दिल्ली पुलिस। अब आपने कभी सुना यूपी की रेलवे, बिहार की रेलवे, आपने सिर्फ एक वर्ड सुना होगा इंडियन रेलवे। तो बच्चों यहां पे आप रेलवे भी लिख सकते हैं, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप रेलवे भी लिख सकते हैं। आपने कभी सुना कि बिहार की नागरिकता, यूपी की नागरिकता, एमपी की नागरिकता, आपने सिर्फ एक वर्ड सुना होगा कि आई एम द सिटीजन ऑफ द इंडियन, मैं भारत देश का नागरिक हूं। आप कहां के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, इसका मतलब सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिटीजनशिप। तो ये याद रखिएगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार ये इंडियन आर्मी, बिल्कुल यही वर्ड सुना है आपने, अभी कभी बिहार आर्मी नहीं सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आप एक बात बताओ कि ऐसा कोई विषय बताओ जो स्टेट लिस्ट में आता हो। एक तो आपने बता दिया कि सर वो कौन सा है, वो पुलिस है, एक तो आपने बता दिया पुलिस है, दूसरा बताओ। एक तो आपने बता दिया पुलिस, दूसरा बताओ। दोस्तों दूसरा आपने कभी सुना भारत की खेती, आपने सुना होगा उस राज्य में इतने % खेती हो रही है, इसका मतलब आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं एग्रीकल्चर, यहां पे आप ऑप्शन दे सकते हैं बच्चों एग्रीकल्चर, राज्यों की खेती हो रही है। आपने सुना है कभी, देखिए एक ऐसा विषय है जिन पर दोनों मिलकर कानून, कभी तुमने सुना है कि सिर्फ और सिर्फ भारत की शिक्षा, आपने कभी सुना भारत की शिक्षा, आप सुनोगे राज्य सरकार भी काम कर रही है शिक्षा पर, और बेटा भारत सरकार भी काम कर रही है। तो दोस्तों जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन, जो एजुकेशन है इस पर कौन काम कर रहा है, इस पर आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट क्या होती है बेटा, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। अगर किसी बात को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई हो जाए, आप शॉर्ट में ऐसे मान लो कि घर में अगर पापा और मम्मी की लड़ाई हो जाए तो बात पापा की मानी जाती है, ये ध्यान रखना। बस ईमानदारी से मेरा पढ़ाने का तरीका है, आपका पता नहीं क्या है। दोस्तों कुछ काम आपके घर में ऐसे होते हैं जो सिर्फ पापा करते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ मम्मी करती हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते होंगे जिन्हें पापा प्लस मम्मी दोनों मिलकर करते हैं। बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है हर किसी के घर में। जैसे कि आज सब्जी क्या बनेगी, ये मम्मी पापा से पूछ सकती हैं, लेकिन उसमें नमक कितना गिरेगा, उसमें प्याज कितनी गिरेंगे, ये तुम्हारे पापा नहीं बताएंगे, ये मम्मी बताएंगे। आज कौन सी भैंस आनी है, आज कौन सा ट्रक आना है, आज कितने रुपए ब्याज पे आने, ये पापा का राइट है। तो घर में कुछ अधिकार पापा को दिए गए, कुछ मम्मी को दिए गए, कुछ ऐसे जो दोनों को मिलकर करने हैं। जैसे बहन की शादी करनी है तो लड़का अकेले पापा पास नहीं करते हैं, वहां मम्मी से ही बात करनी पड़ती है। समझ गए ना बाप। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन हो गया, दूसरा फॉरेस्ट हो गया, और यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। अब दोस्तों बस आपको यही बताना चाहता था कि जब देश आजाद हुआ तो केंद्र सरकार ने हमें, केंद्र सरकार को दिए गए 97 सब्जेक्ट, कितने 97, लेकिन अब इनको बढ़ा दिया, और अब इनको बढ़ाने के बाद कर दिया बेटा 100। एक बच्चा कह रहा सर रोडवेज कहां आती है, कभी तुमने सुना भारत की रोडवेज, आपने सुना कभी भारत की रोडवेज, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। आपने क्या सुना होगा, यूपी रोडवेज, एमपी, राजस्थान की शेरनी, तो दोस्तों वो रोडवेज आ जाएंगी इसमें, बात क्लियर हो गया। तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कभी तुमने सुना भारत के वन, नहीं सुनो, अटपटा लग रहा है, लेकिन आपने सुना होगा भारतीय बैंक, आपने ये जरूर सुना होगा, तो लिखो यहां पे बैंक, आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहने लगूं बच्चों ये बताओ कि भारत की खेती, तो बड़ा अजीब और गरीब सवाल लगा ये। अगर मैं आपसे कहने लगूं भारत की नागरिकता, तो एकदम दमदार सा लगा ना। तो दोस्तों पहले 97 थे, अब 100 हो गए, यानी कि पापा के पास पहले 97 विषय थे जिन पर पापा कानून बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखना, मेरी बात पता नहीं आपको सही लगे गलत, हमारे यहां तो ऐसा होता है, मम्मी पापा को सलाह दे सकती है, पापा माने या
ना माने? बोलो हाँ या ना, बताओ बच्चों। मम्मी पापा को सलाह दे सकती है, पापा माने या ना माने? इसका एग्जांपल, जैसे आज तुम्हारा कहीं 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मम्मी ने कहा जी आप एक काम करो, आप ब्याज पे पैसा मत लो, मेरे भाई से पैसा ले लो, तो पापा उस बात को माने या ना माने? लेकिन बच्चों, अगर पापा ने मम्मी को कोई सलाह दी है तो वो माननी पड़ेगी। जैसे कि आज घर में आलू की सब्जी बन रही है, लेकिन पापा ने कहा नहीं आज दाल बनेगी, तो बेटा वो दाल बनेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना। राज्य सरकार केंद्र सरकार को सलाह दे सकती है, केंद्र सरकार माने या ना माने, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए जब चाहे जैसा चाहे कानून बना सकती है, आप रोक नहीं सकते। तुम्हारे राज्य का डिवाइडेशन तक कर सकती है, तुम्हारे राज्य का तुमसे बिना पूछे नाम बदल सकती है। तो पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल हुआ बेटा स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। हुआ नहीं उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड बनाया, हुआ या नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया, ओडिशा का नाम ओडिसी कर दिया, कामरूप का नाम असम कर दिया। तो बच्चों ये सारे जो काम होते हैं ये पार्लियामेंट के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जो पावरफुल है वो कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और घर में पावरफुल कौन है बच्चों? वो पापा जी होते हैं। शायद आप में से एक दो बच्चा ऑब्जेक्शन वाला, गुरु जी हमारे तो मम्मी की चलती है, तो भैया तुम्हारा तो तुम ही हो, जैसा भी है फिर तुम ही है मालिक, जैसा भी हो, हम नहीं कह सकते इसमें कुछ भी। लेकिन वैसे तो हमारा जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, हमारा मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है। जब आप लोग पढ़ते हैं कुषाण वंश, सॉरी सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश को मात्र सत्तात्मक वंश कहा जाता है, क्योंकि उन सभी राजाओं के नाम से पहले माता का नाम लगता है। आपने देखा हो कि जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, बच्चों ध्यान रखना, मेरा नाम पवन मोरेल है, ध्यान रखिएगा, मेरा नाम पवन मोरेल है, और वाइफ का नाम मान लो जो भी है XYZ, तो जो बच्चा पैदा होगा ना उसके नाम के आगे मोरेल लगेगा, वाइफ का तो नाम भी नहीं यूज होता है। ये आपको मैं सच में बता दूं, आप में से कई लोगों को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, समझ रहे हो ना? तो हमारा जो समाज है, जैसे आपने सुना होगा गौतमी पुत्र यत्कर्णी, यानी कि गौतमी का पुत्र सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, यानी कि यज्ञ का पुत्र सतकर्णी, समझ रहे हो ना? तो उसे मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं आज, वो एक पितृ सत्तात्मक समाज है। यहां पिता की वैल्यू ज्यादा होती है मां के मुकाबले। मैं ऐसा नहीं कह रहा मां की वैल्यू कम होती है, लेकिन सिर्फ एक समाज के अकॉर्डिंग में एक बात आपको बता रहा हूं, समझ गए ना? खुश हो? पवन भैया जिंदाबाद। नहीं ये चीज नहीं, ये चीज नहीं। आप ये बताओ, बस समझ में आ गया ना? कोई ऐसा लल्ला तो नहीं है जिसको समझ में ना आया हो? सर जी मेरी तो मम्मी की चलती है, तो बहुत बढ़िया, चलाओ ना, मैं कब मना कर रहा हूं भाई, आपका राइट है, आप मम्मी की चलाओ, अपनी चलाओ। तो समझ गए ना ये क्या है? अब तुम्हें ये वाला आर्टिकल समझ में आ गया होगा, 246 आर्टिकल क्या होता है। अब देखो 246 आर्टिकल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि विषय के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार की विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। क्योंकि जो नया बच्चा है ना उसको नहीं पता ये 3 सूची कहां से आ गई। ये 3 सूची आ गई दोस्तों, 7वीं अनुसूची को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। सर जी कॉन्करेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? उसे बोलते हैं समवर्ती सूची, उसे बोलते हैं, ये भी लिख लो, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची को कहां से लिया गया? तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया वही जहां 2 नदी बहती हैं, एक का नाम है मरे और दूसरी का नाम है डार्लिंग। हाय डार्लिंग मर गए, कहां जाकर? ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा, 246 आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपको लेकर चलूंगा 247 पर। देखो हमने लिखी भी है 3 सूची इस प्रकार की, लेकिन मैं पीडीएफ पे कम विश्वास करता हूं, मैं अपने पढ़ाने पे ज्यादा विश्वास करता हूं, अपने हाथ से लिखकर समझाने में आपको ज्यादा विश्वास करता हूं। वरना तो पीडीएफ लगी हुई थी दोस्तों। तीनों सूचियों में शामिल विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। हो सकता है आपको यह समझ में ना आए, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट, यूनियन टेरिटरी के लिए संसद सभी विषय। अरे बच्चों आप शॉर्ट में समझो, हमने बताया था कि मेरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि बच्चों ये देखो आपसे बिना पूछे कुछ भी कर सकती है। बिना पूछे का मतलब किसी राज्य का नाम बदल सकती है। मैंने कहा था आपसे, हमारे पूरे भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसपे कुल मिलाकर 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसकी अगर आप नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस देखते हैं तो 3214 किलोमीटर है। अगर आप लोग इधर देखते हैं, पूर्व से पश्चिम देखते हैं बच्चों, तो 2933 किलोमीटर है। इस एरिया में कहीं भी कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है तो बच्चों ये ध्यान रखना, कोई भी तो पार्लियामेंट किसी से नहीं पूछती, ना किसी मुख्यमंत्री से पूछती है, ना किसी राज्यपाल से पूछती है, क्योंकि राज्यपाल तो पुतला है, राज्यपाल तो पुतला होता है। जब जी करा दे दो पुतले को, बैठा दो भाई साहब, बस तुम बैठे रहो, करोगे वही जो राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति वो करेंगे जो प्रधानमंत्री बोलेंगे। हकीकत क्या है? देखो देश के जो मुखिया होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं वास्तविकता ही, तो वो राष्ट्रपति होते हैं।
जबकि सच्चाई ये है कि वो एक पुतले होते हैं, काम प्रधानमंत्री करते हैं। जिस तरीके से तुम्हारे घर के मुखिया तो दादा हैं, लेकिन सारे काम बागडोर के पापा करते हैं। घर के मुखिया कौन है? दादाजी हैं। काम कौन कर रहा है? पापा। दादाजी तो आराम से बैठे हैं, वो तो बुढ़े हो गए, तो बिठा रखा है आराम से, ये बात ध्यान रखना। अगला देखिए, तो पॉइंट ये है बच्चों, मैं आपको कहां लेकर आ चुका हूं, 246 हो गया, 247 मेरे को पढ़ाना नहीं है, पेपर में आया नहीं, 248 जरा पढ़ो एक बार, जरा पढ़ो बच्चों एक बार। जब समझ में आ जाए तो मुझे बोल देना कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। जब समझ में आ जाए तो मेरे को बोल देना गुरुजी समझ में आ गया। आपके पास 10-20 सेकंड का समय है, आराम से पढ़ो। सर जी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? हाँ ये क्वेश्चन सही है आपका। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इसे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, आ जाओ जरा। अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि समवर्ती सूची की जब आप बात करते हैं, तो बच्चों इसे थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं क्यों। समवर्ती सूची दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इसमें सिर्फ 47 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 47 सब्जेक्ट थे जिन पर ये रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, 47। लेकिन आज कितने हो गए हैं? आज हो गए हैं 52। आज कितने हो गए बच्चों? 52 हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे बच्चों एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आप भारत के संविधान में कुछ ऐड करना चाहते हो, मतलब जोड़ना चाहते हो, अगर आप देश के संविधान में कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कुछ भी जोड़ना चाहते हो, और कुछ भी चीज रिमूव करना चाहते हो, ये ध्यान रखना बच्चों, रिमूव मतलब हटाना, या तो आप देश के संविधान में कुछ चीज जोड़ना चाहते हो या कोई चीज हटाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये विषय यहां से हटाकर यहां जोड़ गए तो इसके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट किया गया होगा, बोलो यहां या ना। भाई इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। मैंने कहा अगर हमारे देश के संविधान में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी हटाना है, कुछ भी जोड़ना है, तो उनके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। कब? 1976 में। और बच्चों जब 1976 में इसको किया गया तो इन 47 विषय को बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 52 विषय। इसी से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना बच्चों, यानी कि लघु संविधान संशोधन। क्यों? इसके द्वारा कई सारे काम हुए थे, जैसे कि 3 शब्द जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में, SSI। इसे ISI याद मत कर लेना, कभी ISI याद कर लो, इसे आपको याद करना है SSI, मतलब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। इसे याद करो, SSI या ISS याद कर लो, जैसे आपको याद करना है। इसी में हुआ था बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी में क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया गया था, यानी कि मूल कर्तव्यों को भी ऐड किया गया था। और यहीं पर जो हमारी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, उसे बढ़ाकर 6 साल किया गया था, जो जबरदस्ती की इमरजेंसी लगाई थी आपको, तो यहीं पर किया गया था। इसीलिए इसको मिनी का मतलब होता है लघु, यानी कि छोटा संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन, वो इसी को कहा जाता है। क्लियर होगी बात? सर जी इसका मतलब बता दो। हाँ मतलब लिखो, एस का मतलब होता है सेक्युलर, जल्दी लिखो, सेक्युलर। एस का मतलब होता है सोशलिस्ट। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। देखो जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं इसकी पीडीएफ में नहीं देता हूं, तो इसलिए आप साथ के साथ नोट कर लिया करो बच्चों। फिर से बता रहा हूं, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर। आई का मतलब इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी को हिंदी में बोलते हैं अखंडता। ये शब्द 1976 तक भारत के संविधान में नहीं थे। अब आ जाओ भैया, स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं? तो स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट लिस्ट में पहले थे 66 विषय और आज रह गए उसमें 61 विषय। पहले कितने विषय थे? पहले थे बच्चों 66, आज रह गए हैं 61। अब चलो आगे। सर जी हिंदी में बताओ। हिंदी में इसे राज्य सूची कहते हैं यार। अच्छा इन्हें हिंदी में बोलते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ जरा अगले पॉइंट पर। हम चल रहे थे कहां पर? 248 में। इसे पढ़ो जरा, मैंने 10 सेकंड आपको और देता हूं, एक बार फिर से पढ़ो। बच्चों 15 मिनट तुम्हारी क्लास और लूंगा, बस ये बताओ पहले इसे, क्योंकि मैं चाहता हूं टॉपिक पूरा हो जाए जब आया हूं। तो ये बताओ,
ऐसे विषय जिसका जिक्र तीनों सूचियों में नहीं किया गया है, संसद उन पर भी कानून बना सकती है। अब ऐसे कौन से कानून होते हैं? अगर कोई कानून ऐसा था तो उसे सूची में रखना चाहिए था। दोस्तों कहते हैं ना कि बच्चे कुचे का मालिक तो मैं हूं, बाकी जो खाना है वो खा लो, घर तुम्हारा है, चाबी मेरी है, हिसाब वो वाला है। मतलब गुरुजी एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले भी तो ये राइट किसी के पास होते होंगे। ये जो तीनों सूचियों में नहीं होता उन्हें हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। बच्चों ध्यान रखना, जो तीनों सूची में नहीं होती, जो ना तो संघ सूची में होती है, ध्यान रखो बच्चों, जो ना तो यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट लिस्ट में आता है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बच्चों उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं आपका अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये आजादी से पहले भी तो कानून होते होंगे, आजादी से पहले भी तो इन पर कोई कानून बनाता होगा। तो आजादी से पहले ये पावर हुआ करती थी गवर्नर जनरल के पास। किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। जैसे ही हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद वही वाली बात है, हमारे भारत में पावरफुल कौन है? बताओ जरा, हमारे भारत में पावरफुल कौन है? दोस्तों पावरफुल है हमारे भारत में कौन? अरे बोलो पावरफुल कौन है? बच्चों पावरफुल की जब भी बात आती है तो आपका एक ही जवाब आता है, सर जी पार्लियामेंट पावरफुल है। कौन है? पार्लियामेंट पावरफुल है। इसका मतलब जो विषय तीनों सूचियों में ना हो उन पर कानून बनाता है आपका पार्लियामेंट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आतंकवाद। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आतंकवाद। देखिए इनको तुम ये कहोगे फिर तुमने लिस्ट में क्यों नहीं रखा? आप एक बात बताओ, आतंकवाद कोई विषय है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद कोई विषय है? ये तो ये कि अगर आतंकवाद बढ़ गया, देश में क्राइम बढ़ गया, उसको रोकने के लिए जो कानून बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अगर ये कोई विषय होता तो पढ़ाया जाता, मैं भी पढ़ाता कि ये करने के लिए ये होना चाहिए, इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं पढ़ाया जाता ना। कोई विषय नहीं है, ये तो गधों का काम है जो पैसे के चक्कर में कुछ भी कर बैठते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 248 आर्टिकल अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पीएम के नाम से, जल्दी एकदम फटाफट पीएम के नाम से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि हाँ गुरुजी बिल्कुल एकदम 245, 246, 248 तीनों आर्टिकल बिल्कुल एकदम क्लियर। चलो हो गया? अरे वाह शेरो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। अब इसके बाद देखो मैं 249 पर लेकर आऊंगा। ये समझना थोड़ा सा अपने आप में मुश्किल है, ये समझना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करी जाए। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करेंगे तो इसको भी पक्का कर लेंगे। जरा बताओ इसका क्या आंसर आएगा? पहले इसे पढ़ो एक बार। इसे पढ़ने के लिए पूरी 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल नंबर 249 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसे पढ़ें कैसे? सर जी दिखा दो पीएम को। अरे पीएम का मतलब पवन मोरल होता है। मैं पवन मोरल तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वो प्रज्ञान मोरल है, वो आएगा किसी दिन तुम्हारे सामने। जरा बताओ आएगा? अगर वो ठीक ठाक रहा तो तुम्हें बहुत तगड़ा टीचर बन के आएगा। बोलो भैया। बेटा मैं जाने वाला हूं, बस 5 मिनट और पढ़ा देता हूं आपको जब आइए हूं तो। 249 और बता दो जरा, क्योंकि जाना तो मुझे है ही। 249 बताइए जरा। और कल आपकी क्लास नहीं लूंगा, ये पहले बता रहा हूं, कल मैं आपकी क्लास लूंगा नहीं बच्चों, ध्यान रखना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, नहीं समझ पाए तो इधर देखो। वो कह रहा है यदि राज्यसभा 2/3, तो यहीं रुक जाओ, पहले यहीं रुक जाओ ना, पहले 2/3 देखो क्या है। दोस्तों ये बताओ राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? ये बताओ राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? देखिए राज्यसभा में सर टोटल जो मेंबर है वो 250 मेंबर है, लेकिन एट प्रेजेंट 245 है। अब 245 का अगर मैं आपसे कहूं 2/3 निकालो जरा कितना होगा। 2/3 निकालने के लिए बच्चों इसे कर दो 490/3 कर दो। 490 को 3 से भाग दो, जल्दी बताओ कितना आएगा। तुम्हारा मैथ तो बहुत अच्छा है। 490 को 3 से भाग कर दो, कितना आएगा बच्चों? अरे बता दो यार कितना आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आएगा, अगर बच्चों मैं अपना हिसाब लगाऊं तो 100 या 300 और 60 या 180, 33 99, लगभग 163 या 164 आएगा मेरे हिसाब से। तो 163.33 आना चाहिए। अब मैं इंसान को ऐसे तो लिख नहीं सकता कि गुरुजी 0.33 लिख दो ना, मैं इसे पूरा लिखूंगा कि 164 मेंबर। अगर राज्यसभा के 164 मेंबर, अब समझ में आ गया 2/3 मेंबर कितना होता है? 2/3 का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर, अगर ये होता 1/3, अगर ये 1/3 होता तो मैं इसका 1/3 निकालता, लेकिन ये 2/3 है बच्चों, नहीं 2/3 है सर, ये 2/3 मेंबर है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं 2/3 की बात करता हूं, बहुमत से यह संकल्प पारित करती है
कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है, राष्ट्र हित मतलब देश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है कि यूपी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है और यूपी गवर्नमेंट के लिए हमें एक कानून बनाना है। अगर ये मेंबर उस विधेयक पर साइन कर दें, मतलब अगर हमारी राज्य सरकार को यह लगता है कि राष्ट्र हित में मतलब देश के लिए यह कानून जरूरी है और उस राज्य की जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो तब अगर उस विधेयक पर इतने मेंबर साइन कर दें, इतने मेंबर साइन कर दें, तो दोस्तों वो विधेयक पास हो जाता है और पूरे भारत में लागू हो जाता है। यही तो लिखा है बस। अगर राष्ट्र हित में आवश्यक है कि संसद द्वारा राज्य सूची में किसी विषय पर अवधि में कानून बनाया जा सकता है, संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वह केवल 1 वर्ष के लिए लागू होगा। वह केवल कितने वर्ष के लागू होगा? 1 वर्ष के लिए लागू होगा। तो 2/3 मेंबर क्या होता है समझ गया आप? 2/3 क्लियर है? ये सारी चीज क्लियर है ना कि गुरुजी 2/3 मेंबर क्या है? लेकिन ये कब होगा? यहां पे लिखा है नोट मैंने, कभी आपको लगे गुरुजी ये तो समझ में नहीं आया, दोस्तों यहां पे लिखा है कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन बच्चों कई बार होता क्या है, केंद्र सरकार दादागिरी भी करती है, केंद्र सरकार दादागिरी करती है। अब आप एक बात बताओ, एग्रीकल्चर पर कौन कानून बनाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एग्रीकल्चर पर कौन कानून बनाता है ये बताओ। अभी आपको बताया था कि एग्रीकल्चर किसके अंडर आती है, मैंने लिखा था कहीं पर कि एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर ये रही आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, यानी कि राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो अब से पहले तुमने नहीं देखा 3-4 साल पहले केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो दादागिरी थी या नहीं थी? अरे अगर तुम्हें ये चीज, अरे भैया इस बार दादागिरी तो तुम ऐसी चल रही है कि तुम्हें मैं बताने नहीं चाहता। आप जानते हैं कि हमारे यहां में भारत रत्न 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन भारत सरकार भूल गई और 5 लोगों को दे दिया। तो ये आप हमारे ही देश में लिखी गई चीजों का उल्लंघन कर रहे हो। आप क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि राज्य सरकार जिस पर कानून बनाती है उस पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, फिर राज्य के सभी किसानों ने आंदोलन किया तो केंद्र सरकार ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि गलती होगी, चलो अपना आंदोलन वापस लेते हैं। किसानों ने आंदोलन वापस जब लिया, जब उन्होंने अपना कानून वापस लिया, तो बच्चों हुई पावर नहीं हुई? तो ये पावर कई बार अपने मिसयूज भी करते हैं। और ऐसा मैं देखिए किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं, काम वो करो जो समाज के लिए जरूरी हो। ना वहां पे आप एससी देखो, ना ओबीसी देखो, ना जर्नल देखो, ना एसटी देखो, वहां सिर्फ आप वो काम करो जो समाज के लिए जरूरी है। मैं तो उन नेताओं से भी कहता हूं जो वोट के चक्कर में आके ये कहते हैं कि मैंने हिंदुओं के लिए किया, मैंने मुसलमानों के लिए किया। अरे गधो, आप ये कहो कि आपने समाज के लिए ये किया, आप क्यों हम लोगों को जाति में बांटना चाहते हो? वरना आप बताइए किसी हिंदू को मुसलमान से प्रॉब्लम हो या मुसलमान को सिख से प्रॉब्लम हो, ईसाई से प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ तो एक चीज चलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमें तो बांटा जा रहा है, हमें तो जबरदस्ती बांटा जा रहा है। मेरी बात सही है गलत है बच्चों? आप बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए सही? अरे हमें क्या मतलब है कौन क्या है? आप लोग, हम लोग तो सिर्फ 2 रोटी खा रहे हैं, 2 कमा रहे हैं। ये राजनेताओं ने आपको राह में आकर बहका दिया है कि ये मैंने ये किया, मैंने वो किया है। ऐसा ना करें, किसी के बहका में ना। अगर कोई ऐसा करता भी है, आपके सामने आके कोई नेता ऐसा बोलता भी है कि मैंने हिंदुओं के लिए किया, उसे कहो रुको, आपने सर्व समाज के लिए किया है। आप जिस एरिया के विधायक हैं या आप जिस एरिया के सांसद हैं, वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां सब लोग रहते हैं, सब कास्ट रहती है, सब समाज रहते हैं। ये बात करनी चाहिए, बात खत्म। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। हम तो नॉर्मल लोग हैं यार, हमें क्या मतलब किसी चीज, कौन सीएम बन रहा, कौन पीएम बन रहा, वोट दो, बात खत्म। जिसको अच्छा लगा उसको दो, पढ़ाई पे आओ। अगला पॉइंट अब तो समझ में आ गया ना कि केंद्र सरकार दादागिरी भी कर रहती है। कैसे करती है? अब तो मैंने एग्जांपल आपको बताया, और एग्जांपल भी आपको ऐसा दिया, अभी ताजा तरा एग्जांपल, कुछ दिन पहले की बात है, 3 साल पहले की। अगला देखो, अगला सवाल 249 समझ गए? अब देखो भैया 250 में क्या लिखा है। हाँ, इसे पढ़ो पहले एक बार जरा, मैं समझाऊंगा आपको। पहले पढ़ो जरा इसको। मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आ गया, मुझे जाना था भी 30 मिनट बाद, लेकिन नहीं जा रहा। मुझे अभी 30 मिनट बाद जाना था, लेकिन नहीं, अब नहीं जाऊंगा। पहले इसको पढ़ो। सर जी प्रज्ञान मोरे गल है वो है, आपको नाम सुन के क्या लगता है? प्रज्ञान लड़का है बेटा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यहां पे लिखा राष्ट्रीय आपातकाल, पहले तो आपको यह पता हो राष्ट्रीय आपातकाल है क्या? भाई राष्ट्रीय आपातकाल है क्या, पहले आपको यह तो बताओ। बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय आपातकाल इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी। और ये नेशनल इमरजेंसी भी मैं तुम्हें यहां पे पावरफुल दिखाऊंगा केंद्र सरकार की।
जब जबरदस्ती हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आपको बता देना चाहता हूं साथियों, नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई दूसरा देश भारत पर अटैक कर दे। लेकिन इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है जब कोई बाहर से हमारे देश पर अटैक कर दे, और जैसा चाइना ने भारत पर अटैक किया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं, चाइना ने जब इंडिया पर अटैक किया था 1962 में, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और जब जब इमरजेंसी लगती है, सबसे पहले कौन सा आर्टिकल खत्म होता है? आप इमरजेंसी छोड़ दो, हो सकता है इमरजेंसी आपके सामने ना लगी हो, लेकिन आपके सामने लॉकडाउन तो लगा। आपके सामने क्या लगा? लॉकडाउन लगा। बोलो यस या नो। आपके सामने इमरजेंसी तो नहीं लगी, लॉकडाउन तो लगा। आपका आर्टिकल नंबर 19 खत्म होता है। घूमने का अधिकार खत्म, स्पीच देने का अधिकार खत्म, सम्मेलन करने का अधिकार खत्म, कमाने का अधिकार खत्म, बाहर रहने का अधिकार खत्म। आपको सिर्फ घर के अंदर रहना है, वो अधिकार आपका है। यानी कि आपको राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है, वो आपका है। बाकी आपके सारे राइट खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो ये अधिकार है पार्लियामेंट को कि वह भारत में किसी भी राज्य के लिए, किसी भी विषय के लिए कानून बना सकती है, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर वो पुलिस हो। बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? दोस्तों यही तो लिखा है यहां पे। अब देखो मैंने तो यहां समझा दिया आपको, लिखा यही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद को राज्य सूची के शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य या उसके किसी विभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मैंने यही तो बोला आपसे। मैंने यही आपसे बोला है कि अगर हमारे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वह हमारे राज्य के लिए कहीं पर भी रूल रेगुलेशन बना सकती है। बात क्लियर होगी बच्चों? बताओ जरा, क्लियर है बातें? आर्टिकल नंबर 250 क्लियर हुआ, यस या नो? आर्टिकल नंबर 250 क्लियर हुआ बच्चों, यस या नो बोलो। सबका क्लियर है? आज मैं एग्रेसिव कर दिया तुम लोगों ने, बिना बात की। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना था, तो मैं अब 2 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत जरूरी है यार, 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, 1 घंटा जाने में लगेगा। तो परेशान मत हो ना। आज के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा 4-5 मिनट पहले छोड़ दूंगा आपको। बस 1-2 आर्टिकल हो रहे हैं, उन्हें और पढ़ लो। देखिए 251 में कुछ नहीं लिखा, 251 में कुछ नहीं लिखा है। आप लोग देखो, नोट करके पहले से पढ़ो जरा एक बार। 251 पहले पढ़ो, 1 मिनट दे रहा हूं आपके लिए। चलो भैया जल्दी बताओ। बोलो भैया। नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। वैशाली सोनी आप कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि एक आईएएस बनने के बाद कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। संविधान में कुछ चीज ऐड करना जोड़ना वो इतना पॉसिबल चीज नहीं है, इम्पॉसिबल है सारी चीजें वो। देखो वो आपसे कह रहा कि अगर संसद, मैंने ये आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था और इसका एग्जांपल दिया था आपको पापा और मम्मी से। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका पापा और मम्मी से, कि यदि किसी विषय को लेकर आपका इंडियन गवर्नमेंट और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, किसी विषय को लेकर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो बात किसकी मानी जाती है? सच बताओ ईमानदारी से बच्चों, बात किसकी मानी जाती है? तो आप लोग कहोगे सर बात मानी जाती है किसकी? बात मानी जाती है इंडियन गवर्नमेंट की। बात किसकी मानी जाती है? इंडियन गवर्नमेंट की मानी जाती है। ठीक है भैया? आप जरा बताओ आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट लगी आपको? आर्टिकल कैसे समझ में आया? थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन समझ आया होगा आपको। फिर से बता रहा हूं, अगर संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून, राज्य विधानमंडल बनाए गए कानून एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में लड़ाई होती है, केंद्र और राज्य के बीच में एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इन पर जो दोस्तों मानी जाती है बात, किसकी मानी जाती है? तो अब दोस्तों ध्यान रखना, तब बात मानी जाती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बात नहीं मानी जाती है। राज्य सरकार की बात नहीं मानी जाती है, ये आप याद रखना। हमारे यहां पर केंद्र सरकार की बात मानी जाती है। केंद्र सरकार पावरफुल है और बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया।
भैया देखो, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारा जो ना आज कुछ चीजों को लेकर दिमाग एकदम क्लियर हुआ होगा कि पवन सर ने तो तुम्हें हीरो बना दिया। समझ रहे हो ना? इस सब्जेक्ट को ऐसे क्लियर कर दिया। जो बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पॉलिटी बड़ी टफ होती है, पॉलिटी को याद करता हूं, पॉलिटी को भूल जाता हूं, और मजा आया पढ़ के। अभी चलो एक आर्टिकल और करता हूं, अभी जाऊंगा, अभी अभी आया नहीं जरा, जो मुझे जिसके साथ जाना है। देखो इतना हो गया बच्चों। इतना होने के बाद में अगर मैं आपको लेकर चलता हूं 243 पर, 243 क्या लिखता है? 243 क्या लिखता है जरा बताइएगा। एक और पढ़ लो बस, जल्दी फिर मैं जाने वाला हूं, 2-3 मिनट और पढ़ा देता हूं, आपको ये ना लगे कि गुरुजी मेरी क्लास रह गई। बोलो भैया। चलो भैया, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बीच एक छोटी सी जगह है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, जिसको लेके डिस्प्यूट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जगह है सरक्रिक। आपको बता दूं एक ऐसी जगह पड़ती है गुजरात में जिसका नाम है सरक्रिक। सरक्रिक ये जगह है, इसको लेकर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। इसको लेकर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो दोस्तों गुजरात और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, लेकिन अब आ गई बीच में भारत सरकार। तो भारत सरकार ने क्या कहा, अब यह मामला नेशनल नहीं रहा, अब यह मामला हो गया इंटरनेशनल। यानी कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को पूरा करने के लिए अगर यह लगा कि अब गुजरात के किसी एक विषय पर हमें कानून बनाना है, तो दोस्तों तब भारत सरकार कूद सकती है और भारत सरकार इसमें कानून बना सकती है। इसमें भारत सरकार कानून बना सकती है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। और बच्चों जो 3 बजे स्ट्रेटेजी की क्लास चलती है, अगर मैं हॉस्पिटल से सही टाइम पे आ गया तो मैं क्लास लूंगा, वरना वो क्लास शाम को होगी आज, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इसे देखिएगा जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 243 हो गया, 245 हो गया, अब तो लगभग 246 बचा है, बस ये लास्ट है। और लास्ट क्या है बच्चों, इसे आप देखो, बताओ पहले समझो, इसे समझ आ रहा नहीं आया, समझ आया नहीं आया। अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तब बच्चों आप याद रखना, और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है, 356 में। अगर किसी राज्य में, अगर किसी स्टेट में पर्टिकुलर प्रेसिडेंट रूल लगा है, मान लो वहां की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, तो सरकार की जब मैं बात करता हूं बच्चों ध्यान रखो, जैसे अरविंद केजरीवाल फिलहाल में कहां, जेल में। अरविंद केजरीवाल कहां है फिलहाल में, जेल में। अगर उस राज्य की सरकार मतलब खत्म हो जाती है, काम नहीं करती है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के अनुसार, तो बच्चों उस राज्य में जितने भी रूल रेगुलेशन बनने होते हैं वो आपके राष्ट्रपति बनाते हैं। बच्चों मेरी आज की क्लास कैसी लगी ये बताओ जरा, बस छोड़ो सारी बात, क्लास कैसी लगी, मजा आया पढ़ के कि नहीं आया? कोई पहली बार भी आया होगा तो उसे भी आज मजा आया होगा पढ़ करके, गुरुजी आज तो मजा ही आ गया, है ना, मजा आ गया ना। अरे 256 लिखा तो सही, तो अरे यार तुम समझते ही नहीं हो, यहां तो 256 ये आर्टिकल है, 256 आर्टिकल है। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में लगता है, 356 में लगता है। वो 256 आर्टिकल अलग है, ये 356 अलग है, अगला गए हो का। तो बच्चों अब जरा ये बताओ, ये किताब सबके पास पहुंच गई है, ये किताब सबके पास पहुंच गई है, बोलो जल्दी, सुपर से भी ऊपर, ये किताब सबके पास पहुंच गई है। ना पहुंची हो तो इस किताब को परचेज कर लेना, और परचेज करके भैया अपनी तैयारी शुरू कर दो। इस किताब से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, इस किताब से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, भगवान से प्रार्थना करो जल्दी से आ जाऊं और सब कुछ ठीक ठाक रहे। फिर क्लास आपके शाम को शायद 7 बजे लूंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो,
ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। फीडबैक देके जरूर जाना, आप में से कुछ बच्चे फीडबैक देके नहीं जाते हो। ठीक है भैया, बाय बाय।